हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट संख्या 34 है। और इससे पहले कि यदि आपने 33 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों इन पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्टों में करवाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फिलेट लिस्ट आपका टिकट से संबंधित है तो न्यूमिसमेटिस्ट किससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद में कहाँ पर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग टॉप 15 प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से कोई आपका स्टेट लेवल का एग्जाम या फिर कोई केंद्र लेवल का एग्जाम, जैसे CISF, उत्तर प्रदेश पुलिस, CRPF, आपका दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम, दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दोस्तों फिलेटिलिस्ट आपका जिस तरह से टिकट से संबंधित है तो न्यूमिसमेटिस्ट किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, अगर बात कर लें फिलेटिलिस्ट की, किसकी, फिलेटिलिस्ट की, तो दोस्तों फिलेटिलिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो टिकट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं सर टिकट को एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। तो टिकट को एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, फिलेटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार न्यूमिसमेटिस्ट वह व्यक्ति होता है दोस्तों जो आपके सिक्कों को एकत्रित करता है। किसको याद रखेंगे, सिक्कों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति आपका न्यूमिसमेटिस्ट कहलाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका साइंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका शानदार क्वेश्चन है। जो आपका न्यूमिसमेटिस्ट हो जाएगा वो सिक्कों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, यहाँ पर स्विच लिखा है और इसका कोड ये लिखा गया है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का कोड यहाँ पर दिया गया है। तो हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, हम देखते हैं स्विच को कुछ इस तरह से। क्या लिखा है, आप कहेंगे सर स्विच लिखा है। ठीक है, ये लिखा आपका स्विच। और स्विच को इन्होंने लिखा क्या है, तो स्विच को आप कहेंगे सर लिखा गया है यहाँ पर T, उसके बाद V, उसके बाद सर आपका J लिखा गया है, आगे आपका दोस्तों S लिखा गया है, फिर आपका D और आगे चल करके G लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर कुछ इस तरह से पेयर चल रहा है। और इसमें जो पेयर है दोस्तों वो पेयर आपका कुछ ये चल रहा है। देखिए, S के बाद क्या आता है T, तो सर +1 हो गया। और W के पहले आता है V, तो यहाँ पर -1 हो गया। आगे I के बाद आता है J, तो हो गया +1। अब T के पहले आता है S, तो हो गया -1। अब C के बाद आता है D, तो हो गया सर +1। और H के पहले आता है G, तो हो गया -1। ठीक है, इस तरह से ये पेयर चल रहा है। क्या पेयर चल रहा है, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। अब देखिए यहाँ पर जो हमें कोड लिखना है, हमें क्या कोड लिखना है, आप कहेंगे सर ये कोड हमको दिया गया है जिसका नाम क्या है, CQF फिर Z फिर E। तो हमने शुरुआत की थी +1 से, तो इस तरह से हमें +1 करना है। क्या करना है, इस तरह से लिखना है। और इनमें सबसे पहले क्या कर देना है सर, आप कहेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, हमने किया +1। तो हमने ऐसे कौन से अक्षर में +1 करेंगे, C आ जाएगा। आप कहेंगे सर B में +1 करेंगे तो C आ जाएगा। आगे दिया है सेकंड नंबर पर -1, तो अब करेंगे -1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें -1 करने से आपका Q आ जाए, तो आप कहेंगे सर R है। R जो अक्षर है इसमें -1 करेंगे तो Q आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे +1 है, तो सर +1 हो गया। और +1 ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें +1 करने पर आएगा आपका F, तो आप कहेंगे सर E में +1 करते हैं तो F आ जाता है। अब -1 करना है, तो -1 किस में करेंगे तो Z आ जाएगा। आप कहेंगे सर A में -1 कर दीजिए, Z आ जाएगा। उसी प्रकार आगे +1 दे रखा है, तो सर +1 ऐसी कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सर D में +1 करेंगे तो E आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आएगा BREAD। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? BREAD यानी कि ब्रेड आएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? BRAED लिखा है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्या है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्या आया है? बी आया है, आर आया है, ई आया है, ए आया है, डी आया है। चल क्या रहा था? सबसे पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये शानदार सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में विद्यार्थी गलती कहाँ करता है ये आपको पकड़नी है, और आपको वो गलती नहीं करनी है। विद्यार्थी के क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रमशः विपरीत लिखना है। तो लोग क्या करते हैं सर, प्रथम अर्धांश क्या होता है? आप कहेंगे सर ए से लेकर के एम तक होता है। ठीक है, और दूसरा अर्धांश क्या होता है सर? एन से लेकर के जेड तक होता है। और लोग क्या करते हैं सर, इसको क्या लिखना है? विपरीत क्रम में लिखना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा जेड से लेकर के लास्ट में ए तक लिख दिया, और उन्होंने कह दिया यहाँ पर एम यहाँ पर एन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इस तरह से एन आ जाएगा, इस तरह से एम आ जाएगा। तो सर आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये गलत है सर। उसने कहा है क्वेश्चन में आपसे क्रमशः विपरीत क्रम में, यानी कि जो क्रमशः का मतलब है इसको अलग विपरीत करना है, इसको अलग विपरीत करना है। कैसे करना है अब देखिए आप लोग, कैसे विपरीत करना है। आप कहेंगे सर इस तरह से, हमसे पहला अर्धांश हमारा क्या होता है? आप कहेंगे सर ए से लेकर के एम तक होता है। क्या होता है? एम तक। ठीक है, और दूसरा अर्धांश एन से लेकर के जेड तक होता है। ठीक है, जेड तक। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला अर्धांश लिखना है एम से लेकर के ए तक, उसके बाद दूसरा अर्धांश एन से जेड होता है। तो अब हमें इसको लिखना है सर जेड से लेकर के एन तक, इस तरह से लिखना है सर। कैसे? इस तरह से लिखना है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब कह रहा है दोस्तों दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखें, तो हमने लिख दिया विपरीत क्रम में। अब कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि दोस्तों राइट से आपका 9वां अक्षर होना चाहिए, 9वां होना चाहिए, और उसके बाद लेफ्ट से होना चाहिए 10वां। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लेफ्ट से 10वां और राइट से 9वां। और हमने दोस्तों बताया था कि आपको जब भी लेफ्ट राइट आए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, इस तरह से। तो हमने प्लस कर दिया। अब हमने जब प्लस किया तो पहला वाला नंबर कौन था? राइट था। तो हमारा राइट से क्या आ जाएगा? प्लस करने पर 19 आ जाएगा। तो सर राइट से 19, राइट क्या होता है? राइट मतलब दायां, और दायां होता है ये, और बायां होता है ये। ठीक है, ये होता है बायां, जबकि यहाँ पर होता है दायां। इसको याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बायां दायां तो हो गया, और हमें बताना है दाएं से, यानी कि इस दिशा से हमें 19वां अक्षर बताना है। आप कहेंगे सर आसान है। कैसे आसान है? तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है। पहले हमें पता है कि जो अर्धांश होते हैं वो 13-13 नंबर के होते हैं। जो दोस्तों पहला अर्धांश है वो आपका एम से लेकर कहाँ तक है? ए तक है। ठीक है, और दूसरा जेड से लेकर के एन तक है। और हमें क्या बताना है? राइट से हमें 19वां बताना है। क्या बताना है? राइट से 19वां। और राइट से 19वां जब बताएंगे सर तो हमें पता है ये 13 नंबर तो कट जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। अब बचे 6 नंबर। अब बचे 6 नंबर, तो एक हो जाएगा ए, और ए के बाद से 6वें नंबर पर जो आता है, ए से शुरुआत करेंगे तो 6वें नंबर पर क्या आएगा सर? आप कहेंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी डी ई एफ। तो इस प्रकार से ए बी, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा, आप कहेंगे सर राइट से 19 जो नंबर आएगा वो एफ आएगा। कैसे आएगा? बहुत शानदार तरीका। देखिए हमें करना कुछ नहीं, क्या करना है? पहले तो 13 नंबर हटा देने हैं, क्योंकि राइट से 19 आना है, राइट से 13 तो कट गए, कोई मतलब नहीं है। अब बचे 6 नंबर, और 6 नंबर हमें करना है कहाँ से शुरुआत? ए से। बी जाएंगे, सी जाएंगे, डी जाएंगे, ई जाएंगे, एफ जाएंगे। तो 6वें नंबर पर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों यही सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करना है। शानदार सा क्वेश्चन है, और इसमें जो ट्रक चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है, ठीक है, जो लॉजिक चल रहा है, शानदार सा लॉजिक चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 और 3 है, 4 और 1 है। क्या लाना है? 23 लाना है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या लाना है? 23 लाना है। या फिर इस तरह से लाएं, इस तरह से, या फिर आपके इस तरह से लाएं। ठीक है, या तो ऊपर से नीचे ले आएं, या राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट लाएं। ठीक है, अब देखिए इसमें चल क्या रहा है। तो सर पहले हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो क्या कर देंगे? 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 कर देंगे, और नीचे वाले में भी क्या कर देंगे सर? प्लस करके 3 गुणा 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? आप कहेंगे सर 3 गुणा 1 कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारा आएगा, तो 5 गुणा 4 होता है सर 20, और 3 गुणा 1 होता है 3। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप कहेंगे सर बीच में दे रखा है। तो लॉजिक जो चल रहा है, ऊपर क्या करेंगे सर? अब की बार 7 गुणा 6 करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक चल रहा है, 7 गुणा 6 करेंगे, और प्लस में नीचे 3 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। तो 7 छंग हमें पता है कितना होता है? 42 होता है। आप कहेंगे सर 3 चौके क्या होता है? 12 होता है।
और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मिडिल में दे रखा है। अब देखिए, अब हमारा जो लॉजिक चलाना है, यही लॉजिक के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 11 दूना कितना हो जाएगा सर 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूना हो गया 22, कितना हो गया आप कहेंगे सर 1 मिनट, या आप कहेंगे सर 22 हो गया। और ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या का 9 में गुणा करें कि 40 आ जाए। आप कहेंगे सर 9 गुणा 2 कर दीजिए, 9 गुणा 2, ठीक है, क्या कर दीजिए 9 गुणा 2। तो आप कहेंगे 22 और उसके बाद 9 दूने 18। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। और हमें पता है कि हमने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसका गुणा किया है, आप कहेंगे सर 2 का गुणा किया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आपका नंबर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 02। क्या आएगा सर 02 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए लॉजिक क्या चल रहा था, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, दोनों को करके जोड़ देना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 11 दूने 22 और जब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 22 जोड़ेगा 40 हो जाएगा, जो कि मिडिल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। शानदार सा समीकरण दे रखा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले 6 दे रखा है। क्या दे रखा है सर, आप कहेंगे सर 6 दे रखा है। देखिए सबसे पहले 6 है, उसके बाद आपका ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 3 है और उसके बाद 1 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर 5 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर यानी कि जो सिंबल दे रखे हैं वो चेंज करने हैं। तो प्लस को क्या कहा है सर, आप कहेंगे गुणा कहा है, ठीक है। भीतर गुणा है तो गुणा को कहा है माइनस, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट में प्लस है तो इसको भी क्या कहा, गुणा कहा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं सर, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सर 6 और 3 में से 2 जाएगा, कितना 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई 5। आप कहेंगे 6 दूनी 12 पंचे 60। क्या कहेंगे 6 दूनी 12 पंचे 60। तो सर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार सिंबल चेंज कर देने हैं, हमारा सही उत्तर 60 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक आपको शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। देखिए इस श्रृंखला को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक और एक दो, एक है, 2 है, 3 है, 6 9 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क और क्या है 54 है। तो दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए शानदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्रम चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है, बहुत शानदार सा लॉजिक चल रहा है। देखिए क्या दे रखा है, 1 के बाद 2, आप कहेंगे सर 1 का अंतर। आगे क्या है सर 1 का अंतर है, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 का अंतर है, उसके बाद क्या है सर 3 का अंतर है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा होगा सर 9 का अंतर होगा। आगे क्या होना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 1 3 3, ठीक है। उसके बाद 9 9 और आगे क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे 9 जोड़ेगा तो 27 हो जाएगा और 27 के बाद क्या होना चाहिए 27 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं सर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। इसका एक और लॉजिक है दोस्तों, इसका एक और लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, लेकिन देखिए हमारा सही उत्तर तो 27 आ चुका है। देखिए अब जो लॉजिक यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है सर, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई 1.5 कर दीजिए। आगे क्या करना है सर, मल्टीप्लाई 2 करना है और आगे मल्टीप्लाई 1.5 करना है। फिर मल्टीप्लाई दोस्तों 2 करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई 1.5। इसके बाद फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई 2 करना है। तो जो हमारा सही उत्तर बनेगा, तो जैसे हम 18, ये रहा 18 और मल्टीप्लाई कितना करना है 1.5। तो 18 में क्या करेंगे सर 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 बचेगा। और सर यहाँ से काटेंगे हम 5 दूने के 10 और 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 9, 9 तिया 27। दोस्तों हमारा इस प्रकार से भी जो सही उत्तर आएगा वो 27 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तब बराबर के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पर कोई बराबर दे रखा है, आप कहेंगे यहाँ पर दे रखा है, और सर हमें बताना है कि बराबर के विपरीत क्या आएगा। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का पासा दिया जाता है, इस तरह का पासा दिया जाता है, तो हम किन्हीं दो पासों को उठाते हैं, उनमें क्या करते हैं कॉमन नंबर देखते हैं। और कॉमन नंबर देखने के बाद यदि 2 नंबर कॉमन मिल जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने विपरीत हो जाता है, ठीक है, अपने अगले के, ठीक है। यदि कॉमन नंबर 1 मिले, एक कॉमन नंबर मिले, तो इसको या तो क्लॉकवाइज चलाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को उठाकर देखते हैं, पहला और दूसरा उठाकर देखते हैं। तो आप कहेंगे सर कॉमन क्या मिल रहा है, ये एक रेक्टेंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल, यानी कि आयत हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, आयत कॉमन मिल रहा है। तो आयत से चले क्लॉकवाइज, आयत से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आयत को आयत के नीचे रख देते हैं, ठीक है। इसको इसका विपरीत आगे चलकर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज चले तो आयत से क्या आया सर, सर्किल आया, ऊपर सर्किल आया और नीचे क्या आया, आप कहेंगे सर त्रिभुज आया। कुछ इस तरह से हमारा त्रिभुज मिला हमें। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, सर्किल से क्या आएगा, सर्किल के अंदर सर्किल, यानी कि कुछ इस तरह से मिला, ठीक है। क्या मिला, आप कहेंगे सर
कुछ एक सर्किल मिला और सर्किल के ऊपर सर्किल मिला, और इसके अपोजिट में क्या है, तो आप कहेंगे सर बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? बराबर। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? बराबर के अपोजिट। तो बराबर के अपोजिट सर्कल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्या हम इसको पहले और तीसरे से सॉल्व कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहला और तीसरा देखते हैं, और पहला और तीसरा में क्या कॉमन मिल रहा है हमको। आप कहेंगे सर एक ये 2 नंबर कॉमन मिल रहा है, ये 2 नंबर कॉमन मिल रहा है, तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आपका त्रिभुज के सॉरी जो सर्किल होगा वो आपका त्रिभुज के विपरीत ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या पता नहीं चल रहा है कि हमें बराबर का पता नहीं चल रहा है, तो हम केवल पहला और दूसरा से चेक करेंगे। तो बराबर के जो अपोजिट आएगा, इसका जो अपोजिट आएगा वो सर्किल के अंदर सर्किल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर एक शानदार सी आकृति दे रखी है, इसमें बताना है कि कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया था दोस्तों, आपको नजर नहीं हटानी है, और कई बार हम बता चुके हैं, आज एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी आपको एक वर्ग दे रखा हो और उसके विकर्ण क्या कर रहे हो, परस्पर एक दूसरे को काट रहे हो, ठीक है, जब परस्पर एक दूसरे को विकर्ण काटते हैं तो दोस्तों हम कुछ नहीं करते हैं। क्यों कुछ नहीं करते? इनमें सीधा नंबर दे देते हैं, 1 2 3 और 4, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा सर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमें कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं जो इसके टाइप की दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं सर? पहली आकृति तो ये दिखाई दे रही है, कौन सी? ये वाली। ठीक है, ये वाली आकृति मिल गई। उसके बाद सर दूसरी आकृति हमको यहाँ पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? आप कहेंगे सर कुछ इस तरह से दूसरी आकृति भी मिल रही है, ये मिल गई। ठीक है, ये आकृति मिल गई, और इनके जो विकर्ण हैं, इनके जो विकर्ण हैं वो भी काट रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये भी आपके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो सर हमें ऊपर वाले में कितने मिले? आप कहेंगे 8 मिले। और नीचे वाले में सर कितने मिले? आप कहेंगे सर नीचे वाले में भी हमें 8 मिले। अब देखिए, अब एक्स्ट्रा जो हम गिनेंगे, अब आपको यहाँ से नज़र नहीं हटानी है। तो एक्स्ट्रा गिनने के लिए हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, और जब दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या हमने अभी तक ये सर्कल गिना है? आप कहेंगे सर नहीं गिना है। सॉरी, त्रिभुज ये हमने गिना है, ये भी नहीं गिना है। इस तरह से दो हमें कितने और मिल गए सर? आप कहेंगे 2 और मिल गए, तो 2 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 8 8 16 2 18 हो गए। यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर हमें 18 प्राप्त हो चुके हैं। अब प्लस लगाएंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था सर जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे तो कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो पहला और दूसरा नंबर दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 3। और हुआ कैसे था? तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ पर 3 मिलते हैं। आप कहेंगे, आप थोड़ी सी मुंडी घुमाएंगे और सर कहेंगे यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे कि हमें एक यहाँ पर कुछ इसी तरह की आकृति दिखाई दे रही है। कौन सी आकृति सर? ये वाली आकृति। ठीक है, ये वाली आकृति। ठीक है, ये आकृति दिखाई दी तो हमें कितने मिले सर? आप कहेंगे 3 मिले। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट, इसी के जस्ट अपोजिट इस दिशा में, यानी कि राइट साइड में जो जब देखेंगे तो ये आकृति एज इट इज दिखाई देगी, तो 3 और मिल गए सर। अब आप कहेंगे सर कितने प्लस करना है? 3 3 6 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब हमें 4 और निकालने हैं, और 4 और कौन से हैं? अब इसको आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कलर हम एक बार से चेंज कर ले रहे हैं, लाल रेड कलर ले रहे हैं। अब देखिएगा कौन कौन से। देखिए, एक ये वाला, गौर से देखना है दोस्तों, आंखें आपको कहीं नहीं ले जानी है। कौन कौन सा? अब कहेंगे सर ये वाला। पहला तो ये हो गया। ठीक है, ये अभी तक हमने नहीं गिना था, अभी हमने कोई भी जो ड्रॉ की गई आकृति है वो हमने मिटाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला ये सर हमें मिला। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला ये मिला। कौन सा? ये वाला। ठीक है, दूसरा ये मिला और पहला ये मिला। इस तरह से आप कहेंगे सर कितने मिल गए? हम कहेंगे सर 2 मिल गए। अब जस्ट अपोजिट देखेंगे, जस्ट अपोजिट देखेंगे तो कलर चेंज कर ले रहे, रेड कलर करके। ठीक है, जब अब इसको हम देखेंगे, किसको देखेंगे सर? इसको। तो इस तरह से हमको एक और त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिखाई दिया। ठीक है, ये वाला। इसके जस्ट नीचे ये भी वाला दिखाई देगा, ये वाला भी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितने और मिल गए? आप कहेंगे सर 2 और मिल गए। कितने मिल गए? 2 और मिल गए। तो अब हमें कितना जोड़ना है? 2 और 2 4 जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर के कितने बने? आप कहेंगे 18 6 4 10 28, यानी कि टोटल आपके 28 त्रिभुज यहाँ पर आ चुके हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। यदि आपको इसके अतिरिक्त और भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सर हमें और भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 28 लगाकर आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक मंच पर एक व्यक्ति को देखते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है? देखिए, मंच पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है मंच पर। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई मंच बना था और मंच पर ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और अब कौन कह रहा है? मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा। कोई ये रही रीता आपकी, मान लीजिए ये रीता है
और रीता इस व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि वह यानी कि जो ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है कह रही है वह मेरे पति, यानी कि रीता की किसी से शादी करानी पड़ेगी, तो इसका होगा क्या, पति। ठीक है, ये हो गया रीता का आपका पति हो गया, पति के लिए प्लस लगाएंगे। आगे कह रहा है वह मेरे पति की पत्नी, यानी कि स्वयं रीता की बेटी, रीता की बेटी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, रीता की बेटी। एक मिनट, यहाँ पर रीता की क्या आ जाएगी सर, आप कहेंगे बेटी आ जाएगी, और बेटी है तो माइनस लगाएंगे, और बेटी का क्या है, भाई है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा प्लस। और ये व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है, क्या है, मंच पर मौजूद, मंच पर ये मौजूद था। ठीक है, कौन व्यक्ति मौजूद था, आप कहेंगे सर ये वाला व्यक्ति मंच पर मौजूद था। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है, ठीक है, रीता से किसके साथ लगाए, रीता के, तो रीता क्या कहेगी, रीता कहेगी मेरी बेटी, और मेरी बेटी का भाई तो मतलब मेरा बेटा, मतलब पुत्र हुआ। रीता का क्या हुआ सर, पुत्र हुआ। अपने पुत्र को ही मंच पर, इसका पुत्र कोई परफॉर्मेंस कर रहा होगा और पुत्र को दिखाते हुए किसी को कहने लगी कि ये मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। ठीक है, इस तरह से ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन बना, जिसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक घड़ी में वर्तमान समय 8:20 बजे है। ठीक है, 8:20 बजे हैं, तब इस घड़ी का जलीय प्रतिबिंब क्या होगा। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक घड़ी में वर्तमान समय में 8:20 बजे हैं, तब इस घड़ी का जलीय प्रतिबिंब क्या होगा। और दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी क्या पूछे आपको जलीय प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको क्या करना है सर, 18:90 सॉरी यहाँ पर 18:30 क्या करना है, 18:30, 17:90, 17:90 या 6:30 में से दिए गए समय को घटा देना है। ठीक है, इस तरह से जब भी समय आए तो इन फॉर्मूले में किसी एक में रखेंगे आप, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है सर, 8:20 में से घटाना है। 8:20 में से घटाना है तो हम क्या कर लेते हैं सर, 8:20 में से घटाना है तो हम सीधा कर लेते हैं, पहले वाले को उठा लेते हैं। पहला वाला कितना है सर, 18:30, और 18:30 को 8:20 में से घटा देंगे। क्या किस में घटा देंगे, 8:20 को घटा देंगे। ठीक है, 18:30 में से 8:20 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे 0, यहाँ पर 1 बचा, उसके बाद 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10:10, क्या बचा दोस्तों, 10:10। और 10:10 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक चलता है और यहाँ पर कंफ्यूजन विद्यार्थी को हो जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, कैसे आएंगे, अब देखिए हम दोबारा से 17:90 में घटाएंगे। क्या करेंगे, 17:90 में से घटाकर देखेंगे, और 17:90 में से हमें घटाना है 8:20। क्या घटाना है दोस्तों, 8:20। अब आप कहेंगे सर 8:20 हमने घटाया तो कितना आया सर, आपका यहाँ पर बचेगा 70। क्या बचेगा, 70, और आगे क्या बचेगा सर, 9 बचेगा। ठीक है, 9:70, लेकिन 9:70 होते नहीं है, तो आपका ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 1 घंटा 60 मिनट अलग कर देते हैं, 10 मिनट अलग कर देते हैं। ये 10 मिनट हो गए, ये 60 मिनट, तो 1 घंटा हो गया, और 1 घंटा 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, और 10:10। तो इसका कोई भी अलग उत्तर नहीं आएगा, केवल एक ही इसका उत्तर है, और जो कि शानदार सा उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10:10 ऑप्शन में ना हो, तो आपको क्या करना है, जली प्रतिबिंब में हमेशा 1 घंटा कम करके देख लेना है। ठीक है, जली प्रतिबिंब का जो भी आंसर आए, जैसे 10:10 आया था और ऑप्शन में ना मिले, ऑप्शन में मिले 9:10, तो आप इसको भी सही लगा सकते हैं। ऐसा कई एग्जामिनर्स के द्वारा माना गया, और यही शानदार सा इसका लॉजिक है। ठीक है, जब भी आपका जो जली प्रतिबिंब होता है इसमें समय दिया हुआ ना मिले तो उसमें 1 घंटा कम करके आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसका 9:10 भी सही माना जाएगा और 10:10 भी सही है, जो भी ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 इनमें से दोनों दिनों को शामिल, यानी कि इनमें से दोनों दिनों शामिल है, तक दोनों की कुल संख्या कितनी होगी। दिनों की कुल संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, माफी चाहेंगे। दिनों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि 26 जनवरी और 23 सितंबर दोनों दिनों को मिला लें तो इनके बीच में कुल मिलाकर कितने दिन बनेंगे, ये बताना है हमें। ठीक है, ये बताना है। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 26 जनवरी 2006 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये लीप वर्ष है, तो लास्ट के दो डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 2 से शेषफल आएगा, इसलिए ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। यदि भाग पूर्ण रूप से चला जाता तो क्या हो जाता, लीप वर्ष हो जाता है, लेकिन 2006 आपका लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए हमें कहाँ पर जाना है, सबसे पहले जनवरी में जाना है। जनवरी में जाना है तो 26 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन हमें 26वां दिन काउंट करना है। शेष कितने दिन बचे थे, 5, और 26वां काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर के 6 दिन बचेंगे। तो हम इसको सीधा लिख लेंगे कि जनवरी में कितने दिन बचे, 6। क्यों बचे, क्योंकि हमें 26 तारीख भी काउंट करनी है, इसलिए 6 दिन बचे। ठीक है, इसके बाद आता है फरवरी, और फरवरी में आप सर कहेंगे 28 दिन बचे। कितने बचे, 28। मार्च आया तो मार्च में सर होते हैं 31 दिन। इसके बाद आता है अप्रैल, क्या आता है अप्रैल, उसमें होते हैं सर 30 दिन। उसके बाद आता है मई,
और मई में होते हैं सर 31 दिन। उसके बाद क्या आता है, जून आता है, और जून में सर कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आगे क्या आता है, जुलाई आता है, ठीक है, जुलाई आता है और जुलाई में 31 दिन। इसके बाद दोस्तों आपका अगस्त आता है, AUGUST यानी अगस्त आता है, 31 दिन होते हैं। और सितंबर में जाना है, कहाँ तक जाना है, सितंबर में जाना है 23 तारीख तक, ठीक है, यानी कि 23वां दिन भी गिनना है। तो इस तरह से जितने भी दिन आए इनको सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। सभी का प्लस निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, 62 में से 3 जोड़ेंगे 65, और 65 10 75 10 85, यानी कि 85 दिन तो यहाँ पर आ चुके हैं। सॉरी, यहाँ पर अपने आपके कितने दिन हो चुके हैं सर, 85 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 85 हो चुके हैं। अब देखिए ये बचे कितने, 28 से 34 हो गए, और 30 दूनी 60, 31 दूनी 62, ठीक है, 34 30 दूनी 60 और 31 दूनी 62, इन सभी दिनों को जोड़ दें तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 5 4 9 2 11, क्या हो जाएगा 5 4 9 2 11, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 2 ऑप्शन कट चुके हैं यूनिट डिजिट से, ठीक है। अब 11 हो गया, हासिल कितनी बची, 1 बची। तो 8 में 1 जोड़ेगा 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 6 24, कितने दिन आए सर, 241 दिन। 241 दिन कौन से ऑप्शन में, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसको कुछ इसी तरह से निकाल सकते हैं, इसका कोई रामबाण फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसका कोई दोस्तों रामबाण फॉर्मूला नहीं है, इसको इसी तरह से निकालेंगे। टोटल हमें डे काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। उसके बाद 10 मीटर चलता है, फिर वह हर बार बाएं मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर 15 मीटर 15 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में जाता है, और हमें दिशा पता है, सबसे ऊपर की ओर कौन होती है, उत्तर दिशा होती है। राइट में ईस्ट और लेफ्ट में कौन हो जाएगी सर, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो नॉर्थ में जाना है। ये व्यक्ति है, मान लीजिए कहीं इसी बिंदु से चला, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपका बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से जब ये चल रहा है, ये बिंदु है, इस बिंदु से चल रहा है ये ऊपर की ओर, उत्तर की ओर गया सर। आप कहेंगे सर इस बिंदु से चला और 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर। अब कह रहा है वहां से दाएं मुड़ा। दाएं, जब किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होगा तो उसका जो दाया होगा वो ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट में हो जाएगा। और उसने दूरी कितनी तय की है, तो सर कह रहा है 10 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है, 10 मीटर दूरी की है। फिर अब कह रहा है दोस्तों हर बार वह बाएं मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर, बाएं मुड़ने पर सर कितना चलेगा, क्रमशः 5 मीटर। तो यहाँ पर बाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, पूर्व पूर्व में हमारा क्या है, मुख है, तो बाएं मुड़ेगा, उत्तर की ओर जाएगा सर, कहाँ तर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। इसको थोड़ा नीचे बनाते, देखिए जब इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है सर, आप कहेंगे सर एक व्यक्ति है, कोई इस बिंदु पर खड़ा है, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर खड़ा है और ये नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ की ओर कितना गया, आप कहेंगे सर 10 मीटर गया। उसके बाद सर इसने दूरी तय की है, फिर पुनः 10 मीटर कहाँ पर मुड़ा है, यहाँ पर कह रहा है दाएं मुड़ा है, और दाएं मोड़ना है तो हमें इसका मुख जो होगा दोस्तों, इसका जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा, ईस्ट दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में, ईस्ट दिशा में। तो ये दूरी भी आपकी कितनी हो गई सर, 10 मीटर हो गई, ठीक है। ये नीचे वाली दूरी 10 मीटर थी और ऊपर वाली भी दूरी आपकी 10 मीटर। अब कह रहा है दोस्तों ये अब अपना मुड़ रहा है, हर बार बाएं मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, हर बार बाएं। तो पहली बार बाएं मुड़ा है, पहली बार बाएं मुड़ा है, आप कहेंगे सर 5 मीटर की दूरी तय की है। ये हमने कैसे तय किया, ये दोस्तों इसलिए तय किया कि यहाँ पर लिखा है हर बार बाएं मुड़ने पर क्रमशः क्रमशः 5 मीटर। तो पहली बार उसने 5 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद अब कह रहा है दोस्तों ये कितना चला है, अब कह रहा है दोस्तों ये चल रहा है 15 मीटर। अगली बार बाएं मुड़ा तो ये वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, अगली बार बाएं मुड़ा वेस्ट में चलाया जाएगा। और इसने दूरी कितने तय की है, आप कहेंगे सर 15 मीटर। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखी है। और अगली बार 15 मीटर की दूरी एक बार फिर बाएं मुड़ेगा। तो अब पश्चिम दिशा में मुख है, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। और दूरी कितनी तय करेगा, आप कहेंगे सर 15 मीटर दूरी तय करेगा। ये 15 मीटर दूरी तय कर चुका है। देखिए सबसे पहले इस बिंदु से इसने शुरुआत की थी, 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ा, पूर्व की ओर हो गया, फिर बाएं मुड़ा, उत्तर की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, पश्चिम की ओर। अब की बार बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। और कुछ आपके प्रारंभिक बिंदु के समांतर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आप कहेंगे सर जो प्रारंभिक बिंदु था इसी के समांतर आ जाएगा। तो इसकी ये जो दूरी बचेगी, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये जो दूरी आएगी 5 आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल दूरी 15 हो गई, ये भी 15 हो गई। अब बची कितनी सर, 10 निकल गई 15 में से, 5 बची, ठीक है, ये 5 बची और ये भी 5 बची। तो इस तरह से हमारी जो दूरी आएगी वो 5 मीटर आएगी, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 5 मीटर आएगी। यदि दिशा पूछ लेता तो हमें दिशा बतानी होती है पश्चिम, ठीक है। कौन सी, पश्चिम, वेस्ट दिशा आती, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो वेस्ट दिशा होती, जबकि दूरी हमारी 5 मीटर है, प्रारंभिक दूरी, प्रारंभ बिंदु से केवल दूरी पूछिए तो 5 मीटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सभी वर्षा पानी है, सभी पानी नीला है, कुछ नीली वर्षा है, कुछ नीला पानी है।
देखिए न्याय निगमन का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है सभी वर्षा पानी है, जितनी भी वर्षा है, मान लीजिए ये आपकी क्या है वर्षा, ये आपकी हो गई वर्षा, और जितनी भी वर्षा है ये किसके अंतर्गत है, आप कहेंगे सर पानी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, पानी के अंतर्गत। और आगे कह रहा है सभी पानी नीला है, जितना भी पानी है दोस्तों, जितना भी ये पानी आपका आ रहा है ये क्या है, एन फोर नीला है, सॉरी नीला सीधा लिख देते हैं, ठीक है, अब नीला है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है, कह रहा है कुछ नीली वर्षा है। क्या कुछ नीली वर्षा है, हमने दोस्तों आपको बताया था जब भी कोई डायग्राम में जो सर्कल होगा बाहर से अंदर की ओर जाएगा, कुछ नीली वर्षा, ये रहा नीला, ये रहा नीला, और क्या कह रहा है, ये वर्षा है, तो इस तरह से वर्षा हो जाएगा, क्योंकि जब भी बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले के अंदर जाएगा तो कुछ भाग तो उसका आ ही जाएगा, ठीक है, तो कुछ भाग आ जाएगा, इस प्रकार से कुछ नीली वर्षा हो जाएगी, ठीक है, कुछ नीली वर्षा हो गई, तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सत्य है, ठीक है। जबकि आगे कह रहा है कुछ नीला पानी है, कुछ नीला पानी है, आप कहेंगे सर जितना भी पानी है वो नीले के अंदर है, तो कुछ वाला फिर से आया है, कुछ आया है तो बाहर से अंदर की ओर गया है, बाहर से अंदर की ओर, यानी कि नीले से पानी की ओर गए हैं, तो ये भी सर सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ दे रखा है, और कुछ कुछ वाले हमेशा बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं तो क्या होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से जब जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दोनों निष्कर्ष एक और दो सत्य हैं, ठीक है, दोनों निष्कर्ष एक और दो सत्य हैं, जो कि आपका दे रखा है इस तरह के डायग्राम से। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। क्या कह रहा है, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है, मोहन से बड़ा है, तो इसको सीधा लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये रहा गोपाल, ठीक है, ये रहा गोपाल, और गोपाल किससे बड़ा है, आप कहेंगे मोहन से बड़ा है, तो मोहन इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने का शानदार सा तरीका है। आगे कह रहा है परंतु राम से छोटा है। राम से छोटा कौन है, सर राम से छोटा है आपका कौन, गोपाल, तो राम आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, राम ऊपर आ गए। अब कह रहा है मोहन नाम का बंदा सोहन से बड़ा है। कोई मोहन नाम का बंदा है वो सोहन से बड़ा है, तो मोहन नाम का बंदा जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये रहा मोहन, और मोहन नाम का जो बंदा है वो किससे बड़ा है, आप कहेंगे सर किससे बड़ा है, कह रहा है सोहन से बड़ा है, एस फोर सोहन, एस ओ, ये रहा सोहन, तो सोहन से बड़ा हो गया मोहन। परंतु कह रहा है राम से छोटा है। राम से छोटा कौन है, मोहन, परंतु आता है सेकंड के लिए, परंतु सेकंड के लिए आता है, तो छोटा कौन है, आप कहेंगे मोहन छोटा किससे, राम से। क्या इस तरह से कोई हमें डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दे रखा है मोहन, और मोहन राम से कैसा है, छोटा है, यहाँ पर भी मोहन राम से छोटा है, तो इसको हम क्या करें, सीधा मोहन के नीचे सोहन को उठा के ना रख दें, ठीक है, जो मोहन है इसके नीचे हम रख देंगे सोहन को, तो हमारा सही से डायग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो रियल क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन के अनुसार जो डायग्राम बनेगा ये वाला बनेगा। कौन सा, ये वाला, ठीक है, कौन बनेगा, ये वाला। आसान है, क्योंकि कह रहा है गोपाल नाम का बंदा है, यहाँ पर कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। गोपाल नाम का बंदा मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा हो गया गोपाल, मोहन से बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, परंतु राम से छोटा, परंतु किसके लिए है, सेकंड वाले के लिए, तो राम से छोटा हो गया गोपाल। आगे कह रहा है मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन नाम का बंदा है क्या है, ये सोहन से बड़ा हो गया, परंतु राम से छोटा है, तो राम से भी छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे राम, जय श्री राम, यानी कि भगवान जो राम का नाम है वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। राम नाम का कोई बंदा है, हालांकि भगवान से इसको नहीं जोड़ेंगे, जो राम है वो सबसे बड़ा है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है घर ईंट और पुल, घर ईंट पुल में कौन सा आपका बैन आरेख आएगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसको आप चुटकियों में उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे, आप कहेंगे सर ये रहा ईंट, ठीक है, ये रहा ईंट, तो ईंट के लिए हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और हमें पता है जो ईंट होता है, ईंट से क्या बनता है सर, घर बनता है, क्या बनता है, घर। तो ईंट से क्या बन गया, हमें कुछ ईंट का जो भाग होगा वो किस में आ जाएगा सर, घर में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ईंट, और ईंट से क्या बनेगा सर, घर बनेगा। और बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो पुल, यहाँ पर पुल का दे रखा है, तो पुल का जो कुछ पार्ट होगा वो भी ईंट में आएगा, क्योंकि पुल का जब निर्माण होता है तो कुछ तो खर्चा ईंट का ही होता है। पुल में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ईंट लगी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पुल बने होते थे प्राचीन काल में वो आपके किसके बने होते थे, ईंटों के बने होते थे। हालांकि और प्राचीन काल में जाएंगे तो लकड़ियों के बने होते थे, लेकिन आपने जो प्राचीन काल के पुल देखे होंगे अंग्रेजों के ज़माने के, उनके जो पिलर बनाए जाते थे ईंटों के ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा घर तो ईंटों से बनता ही है, और ईंटों से आपका पुल भी बनता है, और भी ईंटों का प्रयोग होता है जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने में किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हमारा जो एग्जैक्टली आपका बैन आरेख बनेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा। किसकी तरह, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए,
यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे आपका अभी हाल ही में MTS हवलदार का एग्जाम भी शुरू हो चुका है कल से, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को मिस मत करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।